हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बहुत अच्छे होंगे। मैं है आलोक और आज मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ पर जो 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। आपका जो पहला चैप्टर है वो है क्या? तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आपका ये पहला चैप्टर है साइंस का, क्लास 8 का। तो इस साइंस चैप्टर में आपको मेनली पहला चैप्टर में 8 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक है जैसे कि आपका पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर, दूसरा टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, तीसरा टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, चौथा टॉपिक है आपका इरिगेशन, पांचवी है आपका क्रॉप प्रोटेक्शन, छठी हार्वेस्टिंग, सातवीं स्टोरेज और आठवीं है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो इस 8 टॉपिक में जो 3 टॉपिक है उस पर हम आज डिस्कस करेंगे और 5 टॉपिक पे कल डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो आज का जो पहला टॉपिक है वो है आपका एग्रीकल्चर। तो जानते हैं कि पहले कि एग्रीकल्चर आखिर होता क्या है। तो एग्रीकल्चर मतलब हुआ जैसे कि द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग द रियरिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल इज नॉन एज एग्रीकल्चर। मतलब एक ऐसा विधि जिसमें हम एनिमल को पालते हैं या क्रॉप को बोते हैं, तो इन सारी विधियों को मिला करके हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। ये देखिए आप, द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग द रियरिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स इज नॉन एज एग्रीकल्चर। एक ऐसा विधि जिसमें हम फार्मिंग करते हैं या क्रॉप को रियर करते हैं, मतलब क्रॉप लगाते हैं या फिर एनिमल को पालते हैं, तो इन सब सारा प्रोसेस को मिला करके हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है। अब एग्रीकल्चर ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर में आपको इतना ही याद रखना है। बस एक चीज़ आप इसमें एग्रीकल्चर में आपको दिखा देते हैं कि एग्रीकल्चर में आगे आप कैसे समझ पाएंगे कि एग्रीकल्चर क्या है। अब आप देख लीजिए एक बार कि एग्रीकल्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो एग्रीकल्चर में इंक्लूड होता है सॉइल मैनेजमेंट, क्रॉप फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। इतने सारे जो जहाँ भी इतने सारे प्रोसेस होते हों, ये सारे प्रोसेस किनके हैं? तो एग्रीकल्चर के हैं। अब इनमें एक बात और याद रखने लायक है एग्रीकल्चर में, वो क्या है? तो एग्रीकल्चर आपसे पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो कब शुरू हुआ। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है 10,000 साल पहले शुरू हुआ। ठीक है। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री कौन सा है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है वो है एग्रीकल्चर। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री है वो है एग्रीकल्चर। ठीक है। अब एग्रीकल्चर के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स का मतलब है क्रॉप्स को हम कैसे उगाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रॉप जो है वो क्रॉप होता क्या है। तो जब हम पहले आप देखिए, ये प्लांट ऑफ सेम काइंड व्हेन ग्रोन इन ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड मेडिसिन आर कॉल्ड क्रॉप्स। जब हम एक ही तरीके का पौधा एक बहुत बड़ा फील्ड में बोते हैं, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो क्लॉथिंग के लिए हो, चाहे वो मेडिसिन के लिए हो, तब उसे हम क्रॉप कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। यदि हम ये बोल रहे हैं कि इस एग्जाम्पल को आप छोड़ दीजिए, मैं जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ उसको देखिए। यदि हम ये बोल रहे हैं जी ये जो खेत है ये वाली, ये गेहूं की है, इसका मतलब क्या हुआ? इस खेत में एक एक पौधा जो है, एक एक पौधा वो गेहूं के लगे हुए हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्रॉप क्या होता है। जब एक खेत में एक ही तरीके का बहुत सारा पौधा हो तो उसको हम कहते हैं क्रॉप। उसके बाद आप जानते हैं कि इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत डिफर है। कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इंडिया में ऐसा भी है कि आप देखते हैं कि जो अक्टूबर आती है तो ठंड आने लगती है, फिर जून के महीने में वर्षा बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इस तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी क्रॉप जो है डिपेंड करता है। तो इसीलिए क्रॉप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट के हिसाब से क्रॉप को 2 पार्टों में विभक्त किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा 2 पार्ट है वो। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है खरीफ और दूसरा पार्ट है रबी। अब हम ये देखेंगे कि आखिर रबी क्रॉप क्या है और खरीफ क्रॉप क्या है। तो खरीफ क्रॉप को हम मेनली कहेंगे जो भी क्रॉप जून से लेकर के अक्टूबर के महीने में जो भी क्रॉप उगता है, जून में बोया जाए और अक्टूबर में काटा जाए, ऐसा क्रॉप हो जो जून से अक्टूबर के महीने में हो, उसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। मतलब जून में शुरुआत हो और अक्टूबर में उसका अंत हो जाए, तो ऐसा क्रॉप को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। ठीक है। और ऐसा क्रॉप जो नवंबर में शुरुआत हो और अप्रैल में आकर के खत्म हो जाए, तो ऐसा क्रॉप को हम कहते हैं रबी क्रॉप। बस आपको ये महीना का जो नाम है, जून से अक्टूबर और नवंबर से अप्रैल, ये आप याद रखिए। बस खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है जैसे कि राइस, जैसे कि मेज, जैसे कि सोयाबीन, जैसे कि कॉटन,
तो आप अभी अभी आप एग्जांपल देख लीजिए, अभी जून का महीना है तो यहाँ पर लिखा है जून। जून में कौन सा क्रॉप होता है? खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का आप एग्जांपल देखिए राइस। अभी तो आप देख ही रहे होंगे हर जगह जो है धान की खेती चल रही है। तो इसी तरीके से जून से जो अक्टूबर के महीने में क्रॉप होगी उसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप, और नवंबर में शुरुआत और अप्रैल में अंत होगी उसको हम कहते हैं रबी क्रॉप। तो इन दोनों क्रॉप को अच्छे से आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है? तो देखिए, सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का मतलब होता है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स फार्मर परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्टिविटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस। जब एक फार्मर क्रॉप को ग्रो करने के लिए कुछ सीरीज ऑफ एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब कौन सा सीरीज ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करती है और कितने पीरियड ऑफ टाइम में करती है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे देखिए, ये जो 7 पीरियड है, यहाँ पर 7 जो स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 सीरीज ऑफ एक्टिविटी जब फार्मर एक पर्टिकुलर टाइम में परफॉर्म करती है तो उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब हम देखते हैं कि ये 7 स्टेप कौन कौन सा है। तो पहला स्टेप है सॉइल प्रिपरेशन, दूसरा है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, चौथा है इरिगेशन, पांचवा है क्रॉप प्रोटेक्शन, छठा है हार्वेस्टिंग और सातवां है स्टोरेज। इन सातों स्टेप को एक एक करके समझते हैं कि इन सातों स्टेप में क्या क्या बात है। तो पहला स्टेप है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन का मतलब होता है, आप जानते हैं कि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है सॉइल प्रिपरेशन, क्योंकि सॉइल जो है वो मेन मीडियम है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क जो है एग्रीकल्चर में वो है कि हमें चेक करना होता है कि जिस फील्ड में हम कोई भी क्रॉप उगाने जा रहे हैं उसमें उस क्रॉप के मुताबिक, उस क्रॉप के हिसाब से न्यूट्रेंट प्रेजेंट है या नहीं। यदि हम धान की फसल उगाने जा रहे हैं किसी खेत में, तो हमारे लिए ये देखना जरूरी होता है कि उस खेत में इतना न्यूट्रेंट है कि वो धान को फसल को उगा सके। यदि उतना न्यूट्रेंट है तभी हम धान की फसल उगाते हैं, नहीं तो नहीं उगाते हैं उस खेत में। उसके बाद हमें सॉइल को बहुत ज़्यादा इतना लूज करना होता है ताकि जो प्लांट का रूट हो वो पेनेट्रेट इजीली कर जाए, मतलब जो अंदर जानी होता है प्लांट को, रूट को, वो आसानी से अंदर चले जाए। और जो लूजन सॉइल होती है वो हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और जो लूज सॉइल होती है वो मदद करती है ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स विच हेल्प टू मेक सॉइल फर्टाइल। अब ये अर्थवर्म और माइक्रोब्स क्या करते हैं? तो सॉइल को फर्टाइल करते हैं, इसीलिए सॉइल को इनफ लूज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब रूट क्या करती है? रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब आपको ये पता ही है कि जो प्लांट का रूट है वही जो है वाटर और एयर या फिर न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से ही एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए सबसे पहली बात है कि सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है फार्मिंग के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉइल को जो प्रिपेयर करते हैं वो कौन कौन से प्रोसेस के द्वारा करते हैं। तो पहला प्रोसेस है प्लगिंग, दूसरा है लेबलिंग। तो पहले देखते हैं कि प्लगिंग होता क्या है और प्लगिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉइल को लूज करते हों या टर्न करते हों उसे हम टिलिंग या प्लगिंग कहते हैं। लूज करने का मतलब है एक ऐसा फील्ड, आप ऐसा फील्ड लो जहाँ की मिट्टी टाइट हो, वहाँ पे बहुत दिन से कोई क्रॉप नहीं किया गया हो, या पहले कोई क्रॉप था अब आपको धान की क्रॉप वहाँ करनी है। तो ऑब्वियस पहले कोई क्रॉप था, इसका मतलब जो ये मिट्टी है वो टाइट है। इसको लूज करने के लिए आपको कल्टीवेटर से या फिर हल से जोतना पड़ेगा इसको, उसके बाद ये मिट्टी लूज होगी। तो ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम मिट्टी को लूज करते हैं या टर्न करते हैं। टर्न करने का मतलब ये जो पूरा इस तरीके से जमा हुआ है इसको हम उल्टा करते हैं, नीचे वाली ऊपर मिट्टी आ जाए, ऊपर वाली मिट्टी नीचे हो जाए और इंटरमिक्सिंग भी हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लगिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि प्लगिंग का इंपॉर्टेंट है क्या, क्या इंपॉर्टेंस है प्लगिंग का। पहला जो है प्लगिंग क्या करता है, एयर को ट्रैप करके रखता है, मतलब सॉइल में एयर को पकड़ करके रखता है। अब सॉइल में एयर को पकड़ करके रखने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट को भी एयर चाहिए उनको
जिंदा रहने के लिए तो प्लांट को एयर चाहिए, तो प्लांट एयर कहाँ से लेगा, तो रूट से लेगा। अब रूट कहाँ से लेगा, तो सॉइल से लेगा। इसीलिए सॉइल जो है एयर को पकड़ करके रखता है, और जब सॉइल लूज रहेगा तभी वो एयर को पकड़ के रख पाएगा। इसीलिए लूज करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है कि वो रूट को अलाउ करता है, रूट को मदद करती है अंदर जाने में। बहुत जितना अंदर रूट को जाने चाहिए उतना अंदर जाने देता है कौन, तो लूज सॉइल। उसके बाद क्या करता है, मॉइस्चर को भी पकड़ करके रखता है। मॉइस्चर का मतलब जिसे हम मैथिली में हाल कहते हैं, कि खेत में पानी का मात्रा थोड़ा सा प्रेजेंट हो तो उसे हम मॉइस्चर कहते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, तो न्यूट्रिएंट्स जो है खेत में उसको मिलाने में, इंटरमिक्सिंग में मदद करती है। कैसे, अब जो है ये खेत है, इसका जो ऊपर वाली लेयर है उसमें कुछ और ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, और इसके नीचे वाली लेयर है उसमें कुछ और ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब हम इसको प्लग करेंगे, जोतेंगे, तो क्या होगा, नीचे वाली और ऊपर वाली न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, तो हर जगह बराबर न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या करती है, तो अनवांटेड प्लांट्स को भी बाहर करने में मदद करती है। और सॉरी, थोड़ा कॉल आ गया था, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो अनवांटेड प्लांट को भी मूव करने में मदद करता है प्लग, क्योंकि प्लगिंग जब हम करते हैं, खेत को जोत देते हैं, तो जो अनवांटेड प्लांट रहती है उनकी जड़ जो है मिट्टी से निकल जाती है और वो ऑटोमेटिक सूख जाती है। ठीक है, अब जो है ये प्लगिंग का जो फंडा है वो खत्म हो चुका है। अब है हमारे पास एक नया फंडा जो है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी इम्प्लीमेंट, जो भी हथियार या जो भी टूल्स हम यूज करते हैं क्रॉप को प्रोडक्शन में या खेती करने में, उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। द प्लग एंड द टूल्स यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप आर नोन एज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। बस अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट के बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट और भी क्या है इसमें। अब इसमें दो और पॉइंट आपके समझने लायक है, वो है, एक है प्लग शेयर और दूसरा है प्लग शाफ्ट। प्लग शेयर क्या होता है, तो आपने हल को देखा होगा, तो हल में जो आयरन वाली पार्ट होती है उसको कहते हैं प्लग शेयर, और जो लकड़ी वाली पार्ट होती है जिसको पकड़ करके हम जोतते हैं उसको हम कहते हैं प्लग शाफ्ट। बस ये भी खत्म। अब है हो क्या होती है, तो ए हो इज एन एंशियंट एंड वर्सेटाइल एग्रीकल्चर टूल यूज टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। मतलब क्या होता है, हो का मतलब हुआ कुदाल। कुदाल का क्या काम होता है कि वो मूव करता है छोटे अमाउंट ऑफ सॉइल को। आप देखे होंगे कुदाल से लोग छोटा अमाउंट ऑफ सॉइल को एक जगह से दूसरे जगह फेंकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो है किस चीज़ में हमें मदद करती है और किस में चीज़ में हम कुदाल का यूज करते हैं, यानी कि हो का यूज हम किस चीज़ में करते हैं। तो सबसे पहला यूज हम करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा कहीं पे घास उगी होती है, अनवांटेड प्लांट उगी होती है, तो वहाँ पे हम कुदाल से यदि हम कुछ उसके जो जड़ होती है उसको हम छील देते हैं या काट देते हैं, तो अनवांटेड प्लांट जो होती है वो सूख जाती है। तो इस तरीके से हम हो का यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है, प्लांट की जो रूट होती है उसमें, प्लांट की रूट में जो मिट्टी डालते हैं, उससे मिट्टी डालने का काम भी हम हो से करते हैं, क्योंकि मिट्टी डालना जो होता है वो कुदाल से मेनली लोग करते हैं। उसके बाद जो नाला हम बनाते हैं वो भी हम कुदाल से बना सकते हैं। उसके बाद जो रेसिड्यू होती है क्रॉप की, मतलब आपने अभी धान का क्रॉप बोने जा रहे हो, इससे पहले आपने जो गेहूं की फसल बोई थी, तो गेहूं की फसल की जो कुछ बची खुची, जो जिसे हम बुट्टी कहते हैं अपने भाषा में, तो वो टूटी हुई जो रेसिड्यू रह गई है उसको भी फेंकने में कुदाल का यूज हम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, खोदने में, मिट्टी को खोदने में भी कुदाल का यूज हम करते हैं। तो यही कुछ था जो यूज था हो का यहाँ तक। अब हम देखते हैं कल्टीवेटर क्या होती है। तो कल्टीवेटर आप सीधा सा जान लीजिए, एक फार्म इम्प्लीमेंट है जो कि सेकेंडरी टिलेज के लिए यूज किया जाता है। सेकेंडरी टिलेज का मतलब होता है कि बड़े बड़े जो पहले क्या होता था कि पहले हल से जोत दिया जाता था, उसके बाद ट्रैक्टर से भी उसको जोतता था, क्योंकि पहले हल से जोतने से जो अनवांटेड प्लांट होते थे वो सूख जाते थे। उसके बाद ट्रैक्टर से जोत करके सारी मिट्टी को और भी ज़्यादा लूज कर दिया जाता था। पर अभी के समय में क्या किया जाता है, ये फर्स्ट में ही यूज किया जाता है, सेकेंडरी में भी यूज यही किया जाता है। मतलब ट्रैक्टर से ही लोग सीधा खेत को लूज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, सैंक। सैंक क्या होती है, ट्रैक्टर का आपने फार देखा होगा, ट्रैक्टर में जो फार होती है जिससे वो जोतते हैं उसी को हम कहते हैं सैंक्स। द टीथ ऑफ द कल्टीवेटर इज नोन एज सैंक्स, या फिर इट हैज़ फार्म्स विथ टीथ विच आर ऑल्सो नोन एज सैंक्स। इसको आप मत याद रखिए, आप इतना याद रखिए, द टीथ ऑफ द कल्टीवेटर इज नोन एज सैंक्स। बस अब ये सैंक्स भी खत्म हुआ और सैंक्स के साथ आपका ये टॉपिक भी खत्म हुई। उसके बाद हम देखते हैं प्लगिंग का टॉपिक जो है हमारा खत्म हो चुका है। इसमें यदि कोई कन्फ्यूजन लगा हो तो फटाफट से आप पूछ लीजिएगा कमेंट में।
तो लेबल, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक जो है लेबलिंग। लेबलिंग क्या है? तो जब हम खेत को, जब हम एक फील्ड को प्लग कर देते हैं तो उसमें बड़े बड़े क्रम्स रह जाते हैं। क्रम्स का मतलब जो बड़े बड़े गोला रह जाते हैं खेत में, उसी को कहते हैं क्रम्स। तो उस क्रम्स को ईजिली वुडन प्लंक से तोड़ देते हैं हम, और उसको क्या करते हैं, लेबल कर देते हैं। तो लेबलिंग का मतलब यही है कि जो बड़े बड़े क्रम्स रह जाते हैं, जो बड़े बड़े गोला रह जाते हैं प्लग के बाद, उसको यदि हम तोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लेबलिंग। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग पीसेस ऑफ सॉइल इज नोन एज लेबलिंग। जब हम बड़े पीस ऑफ सॉइल को तोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं लेबलिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि भाई तो हम 7 स्टेप जो था एग्रीकल्चरल सीरीज में जो फार्मर जो परफॉर्म करते हैं वो 7 एक्टिविटी पढ़ रहे हैं हम, 7 जो स्टेप है उनका। तो हमने जो है पहला स्टेप उनका पढ़ा जो कि था प्लगिंग, और दूसरा स्टेप था लेबलिंग, वो भी हमने पढ़ा। अब तीसरा स्टेप है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। तो सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड में मतलब इतना जानना है आपको कि हमको किसी भी फार्मर क्या करती है, या किसी भी फार्मर को क्या करना चाहिए कि हमेशा गुड क्वालिटी, हेल्दी और हाई यील्डिंग सीड को चूज करना चाहिए। बस यही था सिलेक्शन। सोइंग का मतलब है जब हम सो करते हैं सीड को, ये देखिए आप, इसको कहते हैं सोइंग। जब हम सीड को सो करते हैं, बोते हैं, तो उसमें हमें कौन कौन सा पॉइंट को याद रखना है वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट कि हमें उन्हें इक्वल डिस्टेंस पे बोना चाहिए, क्योंकि यदि वो टू नियर हो जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पास में हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, यंग प्लांट के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगी और वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएंगे, और इससे क्या होगा, जो प्लांट है वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगी और प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो नहीं होगा, मतलब हमारा फसल खराब हो जाएगा। इसीलिए अच्छी इक्वल डिस्टेंस पे हमें उसे बोना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें ध्यान क्या रखना है कि उसे अच्छी डेप्थ पे बोना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर में ही डाल देना है ताकि बर्ड्स खा जाए, और ऐसा नहीं कि इतना नीचे डाल दें कि वो ऊपर ही ना आ पाए, उसमें सनलाइट ही ना जाए, एयर ही ना जाए। इसीलिए एक इक्वल डिस्टेंस और एक इक्वल डेप्थ पे बोना उसको बहुत होता है कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे बोया जाए सीड्स को। उसके बाद जो है एक और पॉइंट है आप इसमें याद रखने के लायक, जो है ब्रॉडकास्टिंग। कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? तो ब्रॉडकास्टिंग होती है जैसे कि आपने खेत में देखा होगा किसान को बीज छिड़कते हुए, तो वही स्प्रेडिंग और स्कैटरिंग जो होती है, सीड को हम छिड़क करके जो बोते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद है एक जो इम्प्लीमेंट है, ये सीड ड्रिल, ये है सीड ड्रिल। इसका हम क्या यूज करते हैं, इसका यूज हम करते हैं, इस सीड ड्रिल का जो यूज है इसका हम करते हैं यूज किस में, तो जब हम सीड को बोते हैं तो सीड को बोने के लिए हम सीड ड्रिल का यूज करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसमें से एक एक सीड गिरते रहता है, क्योंकि हम ऊपर में यहाँ पे सीड जो है डालने वाला रहता है, उसमें हम सीड डाल देते हैं। अब इससे क्या फायदा होता है, तो इससे हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे सीड गिरता है और इक्वल डिस्टेंस पे हम मतलब सीड्स को बो पाते हैं। तो यही था सोइंग एंड सेलेक्सिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट स्टेप था एडिंग मैन्योर। अब जो मैन्योर है वो क्या है हम देखते हैं। मैन्योर, एडिंग मैन्योर का मतलब हुआ, एडिंग मैन्योर हम क्यों करते हैं खेत में, ताकि मैन्योर और फर्टिलाइजर हम खेत में यूज इसलिए करते हैं ताकि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स कमी है उस न्यूट्रिएंट्स को वो भरपाई कर सके। बट सॉइल में न्यूट्रिएंट को भरपाई करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर का यूज करना चाहिए, कम से कम फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए। हम देखेंगे कि फर्टिलाइजर का डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है। पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि मैन्योरिंग क्या होती है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भरते हैं, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भरते हैं मैन्योर के द्वारा। ठीक है, मैन्योर जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि ऑब्टेन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से। जो एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है, जैसे कि डंग हो गया, कौ डंग होता है, या फिर जो प्लांट का वेस्ट होती है, जैसे कि प्लांट की पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं, तो उसको यदि वो सड़ जाती है, उसके सड़ने के बाद यदि आप उसको खेत में डालो तो उससे भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स खेत को प्राप्त होती है, मिट्टी को प्राप्त होती है। तो मैन्योरिंग का मतलब हुआ जब हम नेचुरल प्रोसेस से हम खेत में डाल दिए हैं, ये है मैन्योर। तो जब हम नेचुरल प्रोसेस से खेत में न्यूट्रिएंट्स भरते हैं तो उसी को हम मैन्योरिंग कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिया हुआ है मैन्योर का और फर्टिलाइजर का, तो वो देखते हैं। तो मैन्योर जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है और फर्टिलाइजर क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर क्या है, तो वो प्रिपेयर होता है फैक्ट्री में, और मैन्योर कहाँ प्रिपेयर होता है, एक फील्ड में। और कैसे प्रिपेयर होता है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट से। ठीक है,
अब क्या होता है, अगला पॉइंट क्या है, तो जो फर्टिलाइजर होती है वो किसी भी तरीके का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को। बाकी मैन्योर जो है बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। चौथा पॉइंट क्या है कि जो फर्टिलाइज़र होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट मौजूद होती है, लेकिन मैन्योर में उतना मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि जो इस ये फर्टिलाइज़र है उसमें केमिकली बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि लेकिन बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है फर्टिलाइज़र में, लेकिन फर्टिलाइज़र हमारे जो खेत है उसके लिए हानिकारक होती है। यदि हम अपने खेत में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, सॉइल को लेस फर्टाइल कर देता है। और क्या करता है, तो ये वाटर पोल्यूशन भी करता है, क्योंकि इसमें केमिकल मिला रहता है। अब वाटर पोल्यूशन कैसे करता है, मान लो आपने खेत में पानी डाला, वहाँ पे खेत में फर्टिलाइज़र डाला, फर्टिलाइज़र डालने के बाद क्या हुआ, वर्षा हुआ। अब वो वर्षा का पानी जो हर जगह फैलेगा, खेत से बाहर भी जाता है जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो वो पानी जो फैलेगा तो वो तो पोल्यूट हो गया ना, उसमें केमिकल मिक्स हो गया ना। तो इसी तरीके से जो है वो फर्टिलाइज़र जो है केमिकल वेस्ट मिल करके वाटर पोल्यूशन भी करता है। लेकिन आफ्टर ग्रोइंग क्रॉप मेनी क्रॉप्स द सेम फील्ड द लेवल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल डिक्रीज है। जब हम एक ही फील्ड में बार बार एक ही क्रॉप को करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट का जो लेवल है उस सॉइल में वो कम हो जाती है। लेकिन उसको हम यदि मैन्योर का यूज करके उस सॉइल की जो टेक्सचर है या सॉइल की जो रिटेनिंग कैपेसिटी है उसको हम वापस डाल देते हैं मैन्योर का यूज करके। लेकिन इसके अलावा भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भर सकते हैं, वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अल्टरनेटली एक क्रॉप को रोपते हैं, दो क्रॉप को रोपते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपने इस बार अभी धान का फसल किया। अब धान का फसल किया है तो धान का फसल क्या करेगा, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से ले लेगा। तो अब क्या हुआ, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। उसके बाद आफ्टर हार्वेस्टिंग यदि हम उस फील्ड में पल्स का हम यदि खेती करते हैं, दाल की खेती करते हैं, तो क्या करेगा, दाल की खेती में दाल की जो प्लांट होती है उसमें उसके जड़ में, उसके रूट में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करता है, नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको नाइट्रस ऑक्साइड बना करके सॉइल में फिट कर देता है। और भी बहुत सारा माइक्रोब्स प्रेजेंट होता है किसमें, तो दाल के प्लांट के रूट में। वो क्या करती है, तो जितना न्यूट्रिएंट उसका लॉस हुआ रहता है वो सारा न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में वापस भर देती है। तो यदि हम धान का फसल करते हैं या गेहूं का फसल करते हैं, उसके बाद यदि हम एक बार दाल का फसल कर दें तो हमारी खेत में जो न्यूट्रिएंट की कमी होती है वो कभी नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे हमारा क्या पढ़ना है इसमें। आगे का मतलब यही कि अब ये लास्ट ही टॉपिक है हमारा। तो मतलब इसमें आप देख सकते हैं दाल का फसल, जैसे कि आप पी का फसल करो या ग्राम का फसल करो, या फिर आप जो है और भी बहुत सारा प्लांट्स होती है दाल का, उसका फसल करो, तो यही सब दाल की फसल होती है। तो अब हम देखते हैं मेनली कि एडवांटेज क्या है मैन्योर का। तो मैन्योर क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल में इंक्रीज कर देती है। उसके बाद क्या करती है, सॉइल को पोरस बना देती है। पोरस का मतलब हुआ जो सॉइल बहुत समय तक न्यूट्रिएंट्स को या फिर मॉइस्चर को पकड़ करके रखे, उसी को हम कहते हैं पोरस। या फिर जिसमें गुरगुरापन हो, मतलब सॉइल जो है बहुत ज़्यादा ढीला हो, उसी को हम कहते हैं पोरस। उसके बाद क्या करता है, सॉइल की जो टेक्सचर है उसको भी बढ़ा देती है। और सबसे बड़ा काम क्या करती है, तो माइक्रोब्स को भी उगने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि गोबर में बहुत ज़्यादा माइक्रोब तुरंत ही उगाते हैं। और गोबर भी जो है वो एनिमल वेस्ट है, उसको भी हम खेत में डालेंगे तो उसमें भी माइक्रोब्स आएंगे, वो हमारे सॉइल को फर्टाइल कर देंगे। तो इस तरीके से मैन्योर हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब इस वीडियो, आज का जो चैप्टर था, आज का जो 3 टॉपिक था, वो 3 टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो में यदि जो भी आपको कन्फ्यूजन लगा, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप फटाक से क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछने के लिए कमेंट बॉक्स है, आपका ग्रुप है, वहाँ पे जाकर के कहीं भी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए मुझसे कि क्या क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया और क्या बातें इसमें लगी जो अलग थी, आपको पता नहीं था। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। और लाइक कमेंट एंड शेयर तो जरूर ही करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी, ताकि वो भी पढ़ पाएँ इस चैप्टर को। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल वाली ऑप्शन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचेगा तो आप लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू, गुड बाय। What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.